इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता। नमस्कार, मैं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका आयुर्वेद संसार में, जहां हम सेहत को देखते हुए एक नए नजरिए से देखते हैं। प्राकृतिक, संतुलित और सुरक्षित तरीके से आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमारी छोटी छोटी आदतें ही बड़ी बीमारियों से बचाव का रास्ता बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक बेहद जरूरी और अहम बातचीत। चलिए अब बात करते हैं ऐसी समस्या की जिससे आजकल लगभग हर दूसरा व्यक्ति परेशान है, मोटापा। ये सिर्फ बढ़ते वजन की बात नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर धीरे धीरे जमा हो रहे उस चर्बी की कहानी है जो आगे चलकर कई गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कई बार लोग इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये एक बड़ा हेल्थ अलर्ट है। तो आज इसी गंभीर मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर जे.के. पांडे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। तो जिस तरह से आज हम एक विशेष मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं, मोटापा, तो आयुर्वेद में मोटापा को किस प्रकार से समझा जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद में मोटापे को बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है। आयुर्वेद में अष्टनिंदनीय यानी कि 8 ऐसे लोग जो कि अच्छे नहीं माने जाते, उनकी निंदा की जाती है। उनमें से एक अति स्थूल यानी कि अत्यधिक मोटा होना भी शामिल है। तो जब शरीर में मेद धातु यानी कि चर्बी या फैट ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसे सामान्यतः मोटापा या ओबेसिटी के रूप में जानते हैं। आधुनिक विज्ञान में मोटापे को नापने के लिए BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि 18.5 से 24.9 तक हेल्दी वेट है, BMI है, और 25 से लेकर के 29.9 तक ओवरवेट है। 30 एंड अबव 30 से ज़्यादा BMI को हम ओबीस या स्थूल मानते हैं। और डॉक्टर साहब, मोटापे के मुख्य रूप से क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस तरह से समझा जाए इसे? जी देखिए, ऐसा है कि आयुर्वेद में शरीर में 7 धातुएं बताई गई हैं, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु। इनमें से जो चौथी धातु है मेद धातु, जिसे कि हम आम भाषा में फैट कह सकते हैं, तो जब शरीर में मेद धातु ज़्यादा बढ़ने लगती है तो उसके बाद आने वाली धातुएं यानी कि अस्थि यानी हड्डी जैसे ना, और मज्जा और बोन मैरो कहते हैं इसको, उसके अलावा शुक्र धातु जब ये नहीं बनती और मेद ही ज़्यादा बनने लगती है तो इस स्थिति में शरीर का वजन बढ़ने लगता है। आयुर्वेद में मंदाग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर, जो पाचकाग्नि है, जब ये कम हो जाती है तो शरीर में आम बनता है, टॉक्सिन कह सकते हैं जिसको हम। और यही जो टॉक्सिन है ये जा करके आगे की धातुओं का रास्ता रोक देता है, स्रोतस कहते हैं इसको, उन रास्तों को रोक देता है, तो वहाँ पर फिर फैट ही फैट शरीर में जमा होने लगती है और जो इससे अगली धातु है वो फिर नहीं बनती या बहुत कम बनने लगती है। इससे फिर जो मेटाबॉलिज्म है सेलुलर लेवल का, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है और इससे फिर शरीर में फैट बढ़ने लगती है। सामान्य रूप से जिनकी प्रकृति कफ होती है उनका वजन ज़्यादा बढ़ता है। अन्य जो कारण है उनमें है खान पान, यानी कि ज़्यादा मीठा खाने वाले लोग, बहुत ज़्यादा नमक वाला भोजन करने वाले लोग, हाई कैलोरी फूड खाना, बिना भूख लगे जो लोग बार बार खाना खाते रहते हैं, और दिन में जो बहुत सोते हैं, व्यायाम बिल्कुल नहीं करते, लेटे रहते हैं, और नए अन्न जब आते हैं तो वो ज़्यादा खाने लगते हैं। ये सारे ही कारण वज़न बढ़ाने वाले हैं। लगातार बैठे रहना, मेहनत बिल्कुल न करना, व्यायाम न करना, और आजकल तो जो फास्ट फूड का कल्चर चला है, प्रोसेस्ड फूड का, ये भी वज़न बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा जो जीन्स, इनहेरिटेड जो जीन्स हैं, उनसे भी ऐसा होता है कि आदमी की ओबेसिटी बढ़ जाती है। कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी हैं, जैसे कि शरीर में 2 प्रकार के मुख्य हार्मोन हैं। एक है लेप्टिन जिसका काम है भूख को कम करना, और दूसरा है ग्रेलिन जिसका काम भूख को बढ़ाना है। तो अगर आपकी नींद नहीं पूरी हो रही है तो क्या होता है कि लेक्टिन हार्मोन कम हो जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है, जिससे कि भूख ज़्यादा लगती है और आदमी ज़्यादा खाना खाता है और फिर वो मोटा हो जाता है। कुछ अन्य बीमारियां हैं जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है, कुशिंग सिंड्रोम है, इसमें भी वज़न बढ़ता है। कुछ दवाइयाँ जैसे कि जो लोग लंबे समय से स्टेरॉयड लेते हैं, OCP, गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती हैं, और यहाँ तक कि कुछ मानसिक विकारों
डिप्रेशन की दवाइयों से भी वज़न बढ़ता है। कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो कुछ लोग एंजाइटी में, कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं, वो भी एक वज़न बढ़ने का कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, ओबेसिटी में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मोटापा या ओबेसिटी के मेटाबॉलिक इशूज जैसे कि डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, फैटी लीवर आदि भी हो सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड के कारण से हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। हाई बीपी और उसके कारण स्ट्रोक हो सकता है। तो वज़न ज़्यादा होने से आर्थराइटिस, गठिया, जोड़ों की समस्याएं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और एक बड़ा आम बात जिसके शायद बहुत घर परेशान होंगे कि रात में किसी सदस्य को खर्राटे बहुत आते हैं, उससे भी सोते सोते सांस रुक जाती है, इससे को स्लीप एपनिया कहते हैं, वो भी हो सकता है। और पेट की बहुत सारी समस्याएं भी वज़न बढ़ने से हो सकती हैं। ऐसे कुछ शोध भी हैं कि कुछ प्रकार के जो है कैंसर, वो भी ओबेसिटी से लिंक्ड बताए गए हैं। डॉक्टर साहब, मोटापा या ओबेसिटी को ठीक करने के लिए क्या खाएं? जी, जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेद में रोग को ठीक करने के 3 माध्यम होते हैं। सबसे पहला माध्यम है आहार यानी कि भोजन, दूसरा है विहार यानी कि लाइफस्टाइल, और तीसरा है मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ। तो हम सबसे पहले आहार के बारे में बात करेंगे। साबुत मूंग की दाल पतली होती है, हल्की होती है। साबुत मसूर की दाल छिलके वाली। कुल्थी की दाल, ये है आप ले सकते हैं। कुल्थी की दाल गर्मी में न खाएं, लेकिन ठंडी में ज़रूर लेना चाहिए। जहाँ तक बाकी अनाजों का सवाल है तो ज्वार, बाजरा, रागी, जौ से बनी रोटियों का सेवन करें। चने और जौ का सत्तू ले सकते हैं, ये भी ओबेसिटी को कम करने में बहुत फ़ायदा करता है। कोशिश करें कि ज़्यादा शुद्ध गेहूं की रोटियां न खाएं, उसमें कुछ ना कुछ मोटे अनाज जरूर मिला लिया करें। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे थे ओबेसिटी में क्या कुछ खाएं, अब आप ये बता दें कि क्या कुछ ना खाएं। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, मीठा, स्वीट्स यानी कि शुगर कंटेंट ये बहुत कम कीजिए। बहुत ज़्यादा अम्ल चीज़, बहुत ज़्यादा नमक, ये भी आपको नहीं खाना है अगर किसी को वजन कम करना है तो। आयुर्वेद में मधुर, अम्ल और लवण रस यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन, ये शरीर में कफ की वृद्धि करते हैं, और इनके शरीर में भी ज़्यादा कफ बनेगा, उनका शरीर मोटा होगा। मिठाई आपको कम खानी है। दूध से बनी चीज़ें, पूड़ी पराठे कम खाएं। समोसे और मैदे से बनी चीज़ें, और ख़ास तौर से डिब्बा बंद, जो आजकल फैशन चला है, इसको भी कम खाएं, डिब्बा बंद फूड के आइटम्स। सर, ओबेसिटी को ठीक करने के लिए क्या कुछ जीवन शैली होनी चाहिए? जी, ऐसा है कि लाइफ स्टाइल में सोने और जागने का सही समय रखना बहुत ज़रूरी है। सही समय पर भोजन करना और मात्रा पूर्वक भोजन करना, यानी कि जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कमी खाएं। आमतौर पर आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि भोजन के लिए पेट का आधा हिस्सा आप खाना खा लें, आधे हिस्से में पानी भर लें, और आधा हिस्सा हवा के लिए यानी कि डाइजेशन के लिए आपको छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार की हमारी भोजन की मात्रा होनी चाहिए। आजकल लोग टीवी देखते भोजन करते हैं, मोबाइल देखते भोजन करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आराम से शुद्ध मन स्थिति से आपको भोजन करना है। लाइफ स्टाइल में जो सबसे आवश्यक है वो है व्यायाम करना। मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, योग करें, और 24 घंटे में कम से कम 1 घंटे का समय तो व्यक्ति को जरूर निकालना चाहिए अपने लिए कि उसमें वो व्यायाम, योगा, जॉगिंग कुछ ना कुछ जरूर कर लें। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ जो आयुर्वेद ने बताई वो है सूखी मालिश यानी कि उद्वर्तन। इसमें हम जौ का आटा ले सकते हैं, कुल्थी की दाल का आटा होता है, या फिर त्रिफला चूर्ण। इससे शरीर की सूखी मालिश करते हैं। इससे जो स्किन के नीचे की फैट है यानी कि मेद है वो भी पिघलती है, कम होती है, इससे वजन कम होता है। डॉक्टर साहब, मोटापा कम करने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है, दीपन पाचन चिकित्सा। तो जो हमने पहले बताया था ना कि अग्नि से मंद हो जाती है, तो उसके लिए हम दीपन पाचन चिकित्सा करते हैं। तो क्या करना है कि धनिया, जीरा, सौंफ, इनको आधा आधा चम्मच लेकर रात में 1 गिलास पानी में भिगो देना है। सुबह इनको उबाल लेना है, और जब आधा पानी रह जाए तो उसको छान लें और थोड़ा गुनगुना होकर खाली पेट पीना है। ये बहुत अच्छा उपाय है दीवन पाचन का। दूसरा उपाय है त्रिकटु यानी कि सोंठ, काली मिर्च और पिपली। ये आयुर्वेद में मेद पाचन का एक बहुत अच्छा योग है। तो इसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम, भोजन के बाद गुनगुने पानी से ले सकते हैं। पित्त प्रकृति वाले, जिनके शरीर में पित्त ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, वो लोग इनको जो है आधी मात्रा कर लें या
एक बार ले लें या न लें। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी और उसमें नींबू निचोड़ के पीना भी फैट को बर्न करने में बहुत लाभ देता है। और सर क्या क्या उपाय कर सकते हैं ये आप बता रहे थे। आयुर्वेद में क्या क्या औषधियां ले सकते हैं? आयुर्वेद ने मेद पाचन या मेद को कम करने के लिए बहुत सारी औषधियाँ बताई हैं, जैसे कि मेदोहर गुगुलू, मेदोहर बेडंगादि लोह, भंवरेश्वर त्रिफला चूर्ण, भंवरेश्वर शिलाजीत गुग्गल और भंवरेश्वर एलोवेरा जूस, भंवरेश्वर आंवला जूस, लौकी जूस आदि ले सकते हैं। भंवरेश्वर का स्लिम ट्रिम कैप्सूल, भंवरेश्वर का एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत लाभ करता है। एक बहुत विशेष उपाय बता रहा हूँ, 5 प्रकार के अर्क जिनका कि आप समुचित मात्रा में या प्रयोग करते हैं तो इससे वजन कम करने में और बाकी भी शरीर के रोगों में लाभ मिलता है, जैसे कि अर्क पुनर्नवा, अर्क मकोए, अर्क सौंफ, अर्क त्रिफला और अर्क चिरायता। इनका प्रयोग 30-30 ml की मात्रा में खाली पेट में सुबह करना चाहिए। सर आप योग का महत्व बता रहे थे, तो मोटापा कम करने के लिए योग कितना सहायक है, क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि व्यायाम तो मैंने जैसा कि पहले बताया है कि योग और व्यायाम मोटापा कम करने के आधार हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि सूर्य नमस्कार सब जानते हैं, ये एक बहुत अच्छा व्यायाम है। भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, त्रिकोणासन, कोणासन, कपालभाति, चक्की चलाना ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जॉगिंग कर सकते हैं और कुछ न हो तो सुबह की मॉर्निंग वॉक आधे घंटे जरूर करना चाहिए। हाँ सर, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। अभी के लिए इतना ही। स्वास्थ्य से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए आयुर्वेद संसार और बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भंवरेश्वर आयुर्वेद भवन, उच्च एवं प्रमाणित औषधियों के निर्माता।